नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर है मध्य प्रदेश की जनजातियों की रंग-बिरंगी दुनिया का। हम ना सिर्फ ये जानेंगे कि वे कौन हैं, कहाँ रहते हैं, बल्कि इस पूरे टॉपिक को इस तरह से समझेंगे कि परीक्षा का कोई भी सवाल हमसे छूट ना पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए मध्य प्रदेश के नक्शे को अपने दिमाग में लाइए। क्या दिखता है? जिले, नदियां, शहर, है ना? लेकिन आज हमें उस नक्शे को एक अलग नजर से देखना है। ये सिर्फ एक भौगोलिक नक्शा नहीं, बल्कि एक जीता जागता सांस्कृतिक कैनवस है। और इस कैनवस की आत्मा है यहाँ की जनजातियां। ठीक है, तो इस सांस्कृतिक नक्शे को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहला और जरूरी सवाल ये है कि जनजाति शब्द का मतलब क्या होता है। आखिर वो कौन सी बातें हैं जो किसी भी समुदाय को एक जनजाति बनाती हैं? आइए समझते हैं। तो जनजाति, आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा समुदाय है जिसकी अपनी एक अलग ही दुनिया है। मतलब उनका रहन सहन, उनकी संस्कृति, उनकी सामाजिक व्यवस्था, सब कुछ एकदम खास होता है। और अक्सर आप देखेंगे कि वे भौगोलिक रूप से थोड़े अलग थलग, एकाकी रहते हैं और उनका स्वभाव भी थोड़ा संकोची होता है। यही उनकी पहचान है। अच्छा, ये जो शब्द है ना, अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल्ड ट्राइब, ये अचानक से नहीं आया। इसका एक पूरा इतिहास है। पहली कोशिश 1931 की जनगणना में हुई। फिर 1935 के भारत शासन अधिनियम में इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल हुआ। और आज़ादी के बाद 1950 में हमारे संविधान ने 212 जनजातियों को सूचीबद्ध करके इन्हें एक संवैधानिक पहचान दे दी। तो फिर सवाल ये उठा कि किस समुदाय को जनजाति माना जाए और किसे नहीं। इसका जवाब 1960 में चंदा समिति ने दिया। समिति ने 5 मानक तय किए। पहला, भौगोलिक एकाकीपन। दूसरा, उनकी खास अपनी संस्कृति। तीसरा, आदिम जातियों वाले लक्षण। चौथा, आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन। और पांचवा, उनका संकोची स्वभाव। ये पांचों मानक बहुत जरूरी हैं। यहां से सीधा सवाल बनता है। चलिए अब इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, यानी मध्य प्रदेश का जनजातीय नक्शा। देखिए, भौगोलिक आधार पर हम पूरे मध्य प्रदेश को 4 प्रमुख जनजातीय प्रदेशों में बांट सकते हैं। आइए एक एक करके इन चारों क्षेत्रों को देखते हैं। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये एक ही बार में पूरी कहानी साफ कर देता है। सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 36% कहाँ है? पश्चिमी क्षेत्र में। उसके बाद नंबर आता है दक्षिणी और मध्य क्षेत्र का, फिर पूर्वी, और सबसे कम आबादी हमें उत्तरी क्षेत्र में मिलती है। तो सबसे ज्यादा सघनता वाला क्षेत्र कौन सा हुआ? बिल्कुल सही, पश्चिमी क्षेत्र। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं सबसे बड़े जनजातीय प्रदेश यानी पश्चिमी क्षेत्र से। ये वो इलाका है जहां मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी रहती है। इस इलाके की पहचान है भील, भिलाला और कोरकू जनजातियां। और याद रखना है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील इसी क्षेत्र की प्रमुख निवासी है। जिलों की बात करें तो धार, झाबुआ, अलीराजपुर से लेकर खरगोन, खंडवा तक की जो पूरी बेल्ट है वो इनका घर है। अब नक्शे पर थोड़ा नीचे और बीच की ओर आते हैं, यानी दक्षिणी और मध्य क्षेत्र में। ये पूरा इलाका सतपुड़ा के पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ आपको जनजातियों का एक बहुत ही विविध मिश्रण देखने को मिलेगा। गोंड, बैगा, कोरकू और भारिया जैसी प्रमुख जनजातियां यहीं रहती हैं। जिले देखें तो छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी और बैतूल, ये सभी इस क्षेत्र का हिस्सा हैं। ये क्षेत्र सिर्फ अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी ट्राइबल डाइवर्सिटी के लिए भी जाना जाता है। चलिए अब नक्शे पर पूर्व की तरफ चलते हैं। इस क्षेत्र में रीवा, पन्ना का पठार और बघेलखंड का इलाका आता है। इस पूर्वी क्षेत्र की सबसे बड़ी पहचान है कोल जनजाति, जो मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति भी है। इनके अलावा यहाँ गोंड और बैगा समुदाय भी बड़ी संख्या में मिलते हैं। शहडोल, सीधी, सिंगरौली और अनूपपुर जैसे जिले इसी प्रदेश में आते हैं। और अब आखिर में हम अपने इस क्षेत्रीय दौरे के अंतिम पड़ाव पर हैं, उत्तरी क्षेत्र। जैसा कि हमने चार्ट में भी देखा था, यहाँ पर जनजातीय आबादी का घनत्व सबसे कम है। इस उत्तरी क्षेत्र की जो मुख्य जनजाति है वो है सहरिया। इन्हें सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा भी दिया है। इनके अलावा सोर, पनिका और खैरवार जनजातियां भी यहाँ रहती हैं। श्योपुर, शिवपुरी, गुना से लेकर ग्वालियर तक का इलाका इनका मुख्य निवास स्थान है। ठीक है, तो हमने चारों क्षेत्रों को समझ लिया। अब कुछ ऐसे आंकड़ों पर फोकस करते हैं जो परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ये 2011 की जनगणना पर आधारित हैं।
तो इन्हें बहुत अच्छे से याद कर लेना है। ये आंकड़ा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में कुल जनजातीय जनसंख्या है 1.53 करोड़। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य का लगभग हर 5वां व्यक्ति आदिवासी समुदाय से है। और यही वो वजह है कि मध्य प्रदेश को भारत का जनजातीय प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि ये संख्या देश में सबसे ज्यादा है। अच्छा, अब अगर इस 1.5 करोड़ की आबादी को देखें तो इसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? तो यहां पर ध्यान देना है। नंबर 1 पर है भील, जो कुल जनजातीय आबादी का लगभग 39% है। दूसरे नंबर पर आते हैं गोंड, करीब 33%, और तीसरे पर हैं कोल, लगभग 7.6%। ये जो क्रम है ना, भील, गोंड, कोल, ये परीक्षा के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अब जिलों की बात करें तो अगर हम सिर्फ संख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी धार जिले में है और सबसे कम भिंड जिले में। ये एकदम सीधा सवाल है, सर्वाधिक धार, न्यूनतम भिंड। लेकिन रुकिए, यहां एक ट्विस्ट है। अगर सवाल प्रतिशत का हो तो जवाब बदल जाता है। जिले की कुल आबादी में जनजातियों का सबसे ज्यादा प्रतिशत अलीराजपुर में है, लगभग 90%, जबकि न्यूनतम में फिर से भिंड ही है, सिर्फ 0.4% के साथ। तो संख्या में धार और प्रतिशत में अलीराजपुर, ये अंतर याद रखना है। और ये कुछ और जरूरी आंकड़े हैं एक क्विक रिवीजन के लिए। जनजातीय आबादी की दशकीय वृद्धि दर 25.2% रही है। लिंगानुपात काफी अच्छा है, 984 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, और साक्षरता दर 50.6% है। ये तीनों फैक्ट्स भी दिमाग में रखने हैं। तो हमने आंकड़े देखे, क्षेत्र देखे, लेकिन ये समुदाय सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। ये मध्य प्रदेश की आत्मा है, उसकी असली पहचान है। और यही इस पूरी चर्चा का सार है। मध्य प्रदेश की जनजातियां सिर्फ एक आबादी का हिस्सा नहीं, बल्कि वे इस राज्य की सांस्कृतिक पहचान की नींव हैं। यही वो चीजें जो इसे भारत के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग और अनूठा बनाती है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। जरा सोचिएगा कि ये जो इतना विविध और जीवंत सांस्कृतिक नक्शा हमने आज देखा, ये मध्य प्रदेश के आने वाले कल को, उसके विकास को और उसकी पहचान को किस तरह से आकार देता है। अगली बार मिलेंगे, तब तक सोचते रहिए।